जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ बता रही हूँ ना अनुराग, तुम हर वक्त लड़ने के मूड में क्यों होते हो? अनुराग पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। चित्रा प्यार से युग से कहती है, युग बेटा, आप आसमान में जो रंग भरना चाहते हो भर सकते हो। ये आर्ट की दुनिया है, यानी एक आर्टिस्ट की दुनिया, और इस दुनिया को आप जैसा रंगना चाहो रंग सकते हो। यहाँ पर आप आजाद हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। कुछ नया करोगे तभी एक नया आर्ट निकल कर बाहर आएगा बेटा। युग ब्राउन रंग उठाते हुए कहता है, ठीक है माँ, फिर मैं ब्राउन रंग भर देता हूँ क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। इतना कहकर युग अपनी पेंटिंग में ब्राउन रंग भरने लग जाता है। चित्रा भी वापस से अपनी पेंटिंग में रंग भरने लग जाती है। चित्रा कैनवस पर ऑयल रंग भर रही थी। अनुराग चित्रा से कहता है, कितने आजाद होते हो ना चित्रा, तुम चित्रकार, जो रंग भरना चाहो भर सकते हो। पर हम लेखक आजाद नहीं होते हैं। अगर गलती से पत्तों के रंग को हरे से जामुनी लिख दिया तो पाठक खिल्लियां उड़ाने लग जाते हैं। चित्रा अनुराग की बात को नकारते हुए कहती है, तुम लेखक भी तो आजाद होते हो अनुराग। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, हम कहाँ आजाद होते हैं चित्रा, हम लोग तो बंधे होते हैं। हमें तो वही लिखना पड़ता है जो असल जिंदगी में होता है, तभी तो पाठकों को ये अपने बीच की कहानी लगती है, उससे वो जुड़ पाते हैं। चित्रा अनुराग को समझाते हुए कहती है, नहीं अनुराग, तुम लेखक लोग भी आजाद होते हो, और वो ऐसे ही लेखक जब जिसको मारना चाहे मार सकते हैं और साथ ही नया पात्र भी कहानी में जोड़ सकते हैं, तो हुए ना आजाद। इतना कहकर चित्रा फिर अपनी बनाई हुई पेंटिंग में रंग भरने लग जाती है। अनुराग हंसते हुए कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है चित्रा, इसीलिए तो कहता हूँ तुम भी कहानियां लिखना शुरू कर दो। चित्रा अनुराग को ताना मारते हुए कहती है, और कहानियां लिखकर क्या करूं? यहीं पर इसी कमरे में छोड़ दूं ताकि उसे दीमक खा सके। अनुराग, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? कहानियां लिखना छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। अनुराग चिढ़ते हुए कहता है, चित्रा तुम फिर से शुरू हो गई। तुम हमेशा मुझे मेरी कहानियों से दूर करने में ही क्यों लगी रहती हो? क्या मैंने तुम्हें कभी बोला कि तुम पेंटिंग क्यों नहीं छोड़ देती? चित्रा झट से जवाब देती है, तुम कैसे कहते अनुराग ये बात? तुम शायद भूल रहे हो, मेरी पेंटिंग बिकती है, उसी से ये घर चलता है, तुम्हारी सड़ी हुई किताबों से नहीं। अनुराग बोलता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो चित्रा जैसे तुम्हारी हर पेंटिंग बिक जाती है। चित्रा अनुराग पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है, हर पेंटिंग नहीं बिकती तो क्या हुआ अनुराग, कुछ तो बिकती है। मेरी पेंटिंग की कीमत तुम्हारी किताबों से ज्यादा है। एक और बात अनुराग, मैं तो कभी इसे अपना प्रोफेशन बनाना ही नहीं चाहती थी। तुमने मजबूर किया है पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि तुम एक पैसा नहीं लाते हो घर में कमा के, बस दिन भर कॉपी पेन पकड़ कर बैठे रहते हो। चित्रा अनुराग को अच्छे से समझाते हुए कहती है, अनुराग, कितने खुश थे हम शहर में, तुम क्यों हमें इस गांव में लेकर आ गए? अनुराग गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मैं तुम्हें लेकर नहीं आया हूँ चित्रा, तुम खुद इस गांव में आई हो युग को लेकर। चित्रा फटाक से बोल पड़ती है, आती नहीं तो क्या करती अनुराग, तुमने तो मुझे और युग को भुला ही दिया था। जब से गांव में आए थे एक फोन कॉल तक नहीं किया था। ऐसा अपनी बीवी बच्चे के साथ कोई करता है क्या? अनुराग अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अब चित्रा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं एक लेखक हूँ और जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें खो जाते हैं, उसी को अपनी दुनिया समझने लग जाते हैं। चित्रा नरमी के साथ कहती है, और इस दुनिया का क्या अनुराग, जो तुमने मेरे साथ बसाई थी? अनुराग खामोश खड़ा रहता है। चित्रा अपनी जिंदगी पर अफसोस करते हुए कहती है, काश मुझे तुमसे कभी प्यार ही नहीं हुआ होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते मुझे। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। चित्रा अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, आखिर ऐसी यक्षिणी की कौन सी कहानी लिख रहे हो अनुराग तुम, जिसके लिए तुमने हमें भुला दिया, अपने बेटे युग को भी? अनुराग अपनी डायरी दिखाते हुए कहता है, यक्षिणी की कहानी चित्रा, बस एक बार ये कहानी कंप्लीट हो जाने दो, फिर देखना ये जो गरीबी के दिन चल रहे हैं ना, ये सब बदल जाएंगे। यक्षिणी की कहानी हम सबकी जिंदगी बदल देगी। चित्रा अनुराग पर बिगड़ते हुए कहती है, यक्षिणी यक्षिणी यक्षिणी, यक्षिणी नहीं जैसे कोई सौतन हो मेरी। जब से यहाँ पर आई हूँ बस उसी का नाम सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से। इससे पहले भी तुमने कुछ किताबें लिखी थी ना अनुराग, उनका क्या? वो लिखते समय भी तुम यही कह रहे थे कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, पर बदली?
नहीं बदली, बल्कि सड़ रही है वो किताबें। अनुराग चित्रा को समझाते हुए कहता है, चित्रा माना इससे पहले कई किताबें लिखी मैंने और वो नहीं चली, पर यक्षिणी की बात अलग है। यक्षिणी अपने आप में एक अनोखी चीज है। मैंने सोच लिया है, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक कहानी लिखने में लगा दूंगा, और वो है यक्षिणी की कहानी। तुम देखना, एक दिन मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे यक्षिणी के लिए हमेशा याद करेंगे। चित्रा चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, चलो मान लेती हूँ अनुराग कि तुमने यक्षिणी की किताब लिख ली, पर उसको पब्लिश कराने के लिए पब्लिशर कहाँ से लाओगे? मैंने तो सुना है सब पब्लिशर ने तुम्हारी पुरानी किताबों की बिक्री को देखते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए। कोई तुम पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चित्रा? चित्रा अनुराग से अपनी नजरें चुराने लग जाती है, कुछ जवाब नहीं देती है। अनुराग चित्रा पर दबाव बनाते हुए कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ चित्रा, बताओ तुम्हें ये बात कैसे पता चली? चित्रा हिचकिचाते हुए जवाब देती है, मुझे ये बात बिंदु के पापा ने बताई। अनुराग अपनी किताब बंद करते हुए कहता है, बिंदु के पापा मतलब तुम्हें ये बात प्रशांत ने बताई? तुम प्रशांत से मिली थी? चित्रा अनुराग की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ अनुराग, जाहिर सी बात है मिली थी, तभी तो उन्होंने ये बात बताई। अनुराग चित्रा पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें नहीं लगता तुम प्रशांत से कुछ ज्यादा ही मिलने लग गई हो? चित्रा तुरंत पलट कर कहती है, मैं उससे मिलने नहीं गई थी अनुराग, वो मुझे स्कूल में मिल गया था जब मैं युग को उस दिन स्कूल लेने गई थी। अनुराग मन ही मन कुछ सोचता है, फिर अगले ही पल मायूसी के साथ कहता है, कितना अजीब है ना, जब मैं युग को लेने जाता हूँ स्कूल तो तब तो मुझे प्रशांत नहीं मिलता, पर तुम जब जाती हो तो तुम्हें मिल जाता है। तुम युग को स्कूल लेने जाती हो या फिर कुछ और करने जाती हो? अनुराग की ये बात सुनकर चित्रा को गुस्सा आ जाता है और वो अनुराग पर चिढ़ते हुए कहती है, तुम मुझ पर फिर शक कर रहे हो अनुराग? अनुराग झट से कहता है, इसमें शक करने वाली क्या बात है चित्रा? तुम्हारे शहर में चाहने वालों की कमी थी क्या, जो यहाँ पर भी तुमने चाहने वाले बना लिए? चित्रा युग की तरफ देखते हुए कहती है, अनुराग कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, उस पर क्या असर पड़ेगा? युग अभी भी पेंटिंग करने में लगा हुआ था। अनुराग झट से कहता है, चित्रा युग को भी तो पता चलना चाहिए आखिर उसकी माँ क्या गुल खिला रही है गांव में। चित्रा अनुराग को घूरते हुए कहती है, बस अनुराग, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। यहाँ पर आकर ना तुम्हारे दिमाग में कचरा भर गया है, इसलिए कुछ भी सोचते रहते हो। भूलो मत, शहर में जितने मेरे चाहने वाले थे उनमें से एक तुम भी थे। मैं तुमसे ही इम्प्रेस हुई थी, पर आज पता चल रहा है कि मेरा फैसला गलत था। इतना कहकर चित्रा अपनी पेंटिंग को फर्श पर ही रख देती है और अपनी जगह पर से खड़े होते हुए युग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो युग बेटा यहाँ से, वरना अपने पापा के साथ रहोगे तो उनकी तरह बन जाओगे घटिया सोच वाले। युग चित्रा को मना करते हुए कहता है, नहीं मम्मी, मुझे अभी नहीं आना, मैं अभी पेंटिंग कर रहा हूँ। चित्रा गुस्से के साथ कहती है, मैंने कहा चलो तो चलो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चित्रा का गुस्सा देखकर युग झट से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था चित्रा को हाथ चलाने में देर नहीं लगती है। चित्रा युग को लेकर उस कमरे से जाने लग जाती है। चित्रा दहलीज पर जाकर रुक जाती है और पलटकर नम आंखों से अनुराग से कहती है, अनुराग, जो दुनिया तुमने और मैंने बसाई थी, यक्षिणी ने उसे तो बर्बाद कर ही दिया है, पर देखना एक दिन यक्षिणी तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। चित्रा के जाते ही अनुराग बड़बड़ाता है, यक्षिणी मुझे बर्बाद नहीं आबाद कर देगी चित्रा, देखना तुम एक दिन। आज तुम यक्षिणी से जितनी नफरत करती हो, एक दिन उससे खुद मोहब्बत करने लग जाओगी। चित्रा के जाने के बाद अनुराग फिर किताब की रूपरेखा लिखने में लग जाता है, पर वो कुछ लिख नहीं पाता है। वापस से कहानी लिखने में उसका मन ही नहीं लगता है। उसका मन लगता भी कैसे? उसका मन बेचैन जो हो गया था। वो जितनी बार कलम लिखने के लिए उठा रहा था, उसके जहन में बार बार चित्रा और प्रशांत के रिश्ते की बातें आ रही थी। उन दोनों को लेकर उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे, जिस कारण वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा था। लिखने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी होता है, और अनुराग का मन बेचैन हो गया था। वो जानता था अगर वो वहीं पर बैठे रहा तो उसका मन कभी शांत नहीं हो पाएगा, बल्कि उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ते जाएगा और फिर 2-3 दिनों तक वो कुछ नहीं लिख पाएगा। इसलिए वो उस जगह जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे सुकून मिलता था। वहाँ पर जाकर वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करता था, और वो जगह थी किश्नोई नदी का घाट। वही जगह जहाँ पर उसे यक्षिणी पहली बार मिली थी। किश्नोई घाट जाकर अनुराग का मन शांत ही नहीं होता था, बल्कि उसकी यक्षिणी से जुड़ी यादें भी ताजा हो जाया करती थी।
अनुराग का मन जब भी बेचैन रहता था या दुखी रहता था तो वो घंटों वहीं पर बैठे रहता था, खुद से बातें किया करता था, जैसे यक्षिणी उसके पास ही बैठी हो और उसकी सारी बातें परेशानियां बड़े प्यार से सुन रही हो। जिंदगी में कभी कभी किसी का साथ होना जरूरी नहीं होता है, बस उसका एहसास होना जरूरी होता है। यक्षिणी भले ही अनुराग को छोड़कर जा चुकी थी, पर उसका एहसास आज भी अनुराग के पास था, जिसमें वो हर वक्त जीते रहता था। उसे ऐसा लगता था जैसे यक्षिणी उसके पास ही हो। 3-4 घंटे तक अनुराग वहीं पर बैठे रहता है। जब उसका मन शांत हो जाता है तो वो वापस से ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाता है। जब अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो देखता है कि उसके कमरे में सारा सामान जैसे का तैसा बिखरा पड़ा हुआ था। वो पेंटिंग जो चित्रा अनुराग के कमरे में बैठकर बना रही थी, वो वहीं फर्श पर पड़ी हुई थी। चित्रा के कलर, युग के कलर सब जैसे के तैसे फर्श पर ही फैले हुए थे। चित्रा अनुराग से नाराज थी, जिस वजह से उसने अनुराग के कमरे की सफाई तक नहीं करी थी, और ये बात अनुराग कमरे की हालत देखकर ही समझ गया था। अनुराग कमरे की बुरी हालत देखते हुए कहता है, ये चित्रा भी ना जहाँ का सामान वहीं पर फैला देती है। ऐसा नहीं कि मेरे कमरे में पेंटिंग कर रही थी तो अपने कलर और पेंटिंग उठाकर रख दूं, पर नहीं, घर के काम तो मुझे करने हैं ना। मैं दिन भर घर में जो रहता हूँ, आधे से ज्यादा वक्त तो घर के ये छोटे मोटे काम करने में ही लग जाता है मुझे। और फिर ये चित्रा पूछती है कि अभी तक तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई क्या? अपनी गलती तो देखती ही नहीं है। इतना कहकर अनुराग खुद कमरे की सफाई करने में लग जाता है, क्योंकि लेखक का कमरा उसका दिमाग होता है। जब तक उसका कमरा साफ नहीं होगा, उसके मन में भी अच्छे विचार नहीं आ सकते और वो पूरे दिल से कहानी नहीं लिख सकता। अपनी कलम का जादू कागज पर नहीं दिखा सकता है। अनुराग एक एक करके सब कलर सामान फर्श पर से हटाकर दूसरी जगह जमा ही रहा था कि तभी अनुराग की उस पेंटिंग पर नजर पड़ती है जिसमें चित्रा कुछ देर पहले रंग भर रही थी। उस पेंटिंग के ऑयल कलर सूख चुके थे। जब अनुराग उस पेंटिंग को गौर से देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। उसके पैर डगमगा जाते हैं। अनुराग हकलाते हुए खुद से कहता है, ये चित्रा ने कैसे बना दिया? चित्रा इसे कैसे बना सकती है? इसका मतलब कि चित्रा भी यक्षिणी को सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। मृत्युंजय किताब के जरिए कार्तिक और लतिका के सामने आए एक नए रहस्य ने उन दोनों को चौंका दिया था। जैसे चेतन ने कार्तिक से पुनर्जन्म वाली बात कही तो कार्तिक उसकी इस बात को सुनकर चौंक गया और हैरानी से बोला, क्या कहा? पुनर्जन्म? मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो बस एक परिकल्पना है, कोई किसी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये सुनकर चेतन मुस्कुराते हुए बोला, कार्तिक, जब हम मिले थे उसके बाद हमारे बीच हुई बातचीत के दौरान जो कुछ मैंने बताया था, शायद तुम वो सब कुछ भूल चुके हो। कार्तिक की फूलपुर में आने की कहानी ही पुनर्जन्म से शुरू हुई है, और लतिका, ये भी एक राजकुमारी का पुनर्जन्म है। तो फिर तुम कैसे इन बातों को नकार सकते हो? ये सुनकर कार्तिक थोड़ी रूड आवाज में बोला, हो तो ऐसा है, बताइए किसका पुनर्जन्म हूं मैं? तब चेतन मुस्कुराकर बोला, इस पूरे समूह, या यूं कहूं कि पूरे रक्षक समूह के संस्थापक, हमारे परदादा अरुणोदय सिंह के भी गुरु के आखिरी पुनर्जन्म हो तुम। इसे पूरी तरह पुनर्जन्म कहना भी उचित तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, भले तुम्हें उनका जीवन याद न हो, पर उनकी शक्तियां तुम्हारे अंदर जीवित है। इस सच को जानकर कार्तिक को पहले कुछ पल तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। इधर कार्तिक अपने सच के ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी किताब के अगले पन्ने पर एक और संदेश अपने आप लिखा था। चेतन ने तुरंत उस किताब को अपनी तरफ घुमा लिया और उस संदेश को पढ़ने लगा। मन ही मन उस संदेश को पढ़कर जैसे ही कार्तिक ने उस किताब को बंद किया, तब लतिका बोली, क्या लिखा है उस पेज पर पापा? तब चेतन बोला, तरीका, कैसे उस खूनी वधू की मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। तभी कार्तिक बोल पड़ा, और वो तरीका क्या है पापा? तब चेतन ने कार्तिक की ओर आते हुए जवाब दिया, हमें आने वाले इस अनंत काल राक्षस नक्षत्र पर एक ऐसा यज्ञ करना होगा
जिसमें तुम और लतिका हमारी मदद कर सको। तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए तुम कुछ देर के लिए किसी भी दिव्यात्मा को जीवित कर सकते हो। इस बात का जवाब सोचते हुए कार्तिक बोला, वो साउंड्स इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दत्ता जी के गुरु को जगा ले, वो तो इस कहानी का अंत कर ही देंगे। कार्तिक की इस बात का विरोध करते हुए चेतन बोला, नहीं कार्तिक, उन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, अभी जाकर सो जाओ। तिथि के अनुसार इस यज्ञ का सही समय कल रात मध्य रात्रि में है। तब तक तुम लोग भी रेस्ट करो। सुबह होते ही मैं इस यज्ञ की तैयारियां करना शुरू कर दूंगा। इतना कहकर चेतन ने उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया। अगली सुबह चेतन, वीर सिंह, लतिका, गौतम और कार्तिक सुबह से गायब थे। जैसे इशिता अपने कमरे से बाहर आई तभी उसके अंदर समाहित खूनी वधू इशिता से बोली, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है सब लोग? तब इशिता ने उसे जवाब दिया, मैं नहीं जानती, चलो पता करते हैं। कहते हुए वो शालिनी के कमरे के बाहर जा पहुंची। जैसे ही शालिनी ने इशिता को देखा तो वो बोली, ओह इशिता, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तब इशिता ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं शालिनी, मुझे कार्तिक से कुछ काम था लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तुमने देखा क्या उसे? तब अपने काम में लगी शालिनी बोली, वो और बाकी लोग बाहर गए हैं, आज घर में एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है। जैसे इशिता ने यह बात सुनी तो तुरंत ही उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत ही पूछा, किस तरह का अनुष्ठान? तब शालिनी दरवाजे के करीब आकर बोली, तुम किस दुनिया में रहती हो इशिता? गांव में भूतनी खुली घूम रही है, उसे पकड़ने की जिम्मेदारी काका जी और पापा जी पर है, तो अनुष्ठान भी उसी के कारण से हो रहा है ना? जैसे ये शब्द इशिता ने सुने तो उसके भीतर की खूनी वधू गुस्से से भर गई और इशिता से बोली, ओह, तो एक बार फिर मेरे अंत की तैयारियां शुरू हो गई। तो देर किस बात की? अब समय आ गया है उस चेतन और बाकी सभी को ठिकाने लगाने का। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। आईने के भीतर बनने वाला प्रतिबिंब खूनी वधू का था। उसने इशिता से कहा, इशिता, अब तुम पूर्ण रूप से अपना शरीर मुझे सौंप दो, लेकिन उससे पहले अजयराज को इस बारे में बताओ। ये सुनकर इशिता ने कहा, ठीक है, वादे के मुताबिक तुम जब चाहो मेरा शरीर ले सकती हो, लेकिन याद रहे कुछ भी करना पड़े पर कार्तिक को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे उसने ये कहा, खूनी वधू का प्रतिबिंब आईने से गायब हो गया और इशिता भी घर से बाहर निकलकर अजयराज से मिलने जा पहुंची। पूरा दिन तेजी से गुजर रहा था। एक तरफ इशिता अपने आप को खूनी वधू को सौंप चुकी थी, वहीं गांव के पंचायत भवन के बाहर होने वाले अनुष्ठान की तैयारियां हो चुकी थी। चेतन के परिवार के अलावा केवल गांव के सरपंच समेत सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे। सरपंच जी अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखते हुए चेतन के करीब आकर बोले, चेतन जी, जैसा कि आपने कहा था, पूरे गांव से ये बात कहलवा दी गई है कि कोई घर से बाहर ना निकले, लेकिन आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ये सुनकर चेतन सरपंच जी के कंधे पर धीरे से हाथ रखकर बोला, सरपंच जी, घबराइए नहीं, हम सब यहीं हैं, गांव के लोगों को कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए चेतन ने अपने परिवार के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा देखिए इन्हें, ये सब जानते हैं कि उस भूतनी और उस अजयराज से कैसे निपटना है। यहाँ तक कि हमने अपनी बहू और दामाद को भी काफी कुछ सिखाया है। अब घबराइए नहीं। चेतन सरपंच जी को दिलासा दे रहा था कि तभी वीर सिंह उनके पास आकर बोला, चेतन, समय हो गया, 12 बजने में कुछ ही समय बाकी है, हमें शुरू करना चाहिए। ये सुनते ही चेतन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, सरपंच जी, अब आप अंदर जाइए। इतना कहकर चेतन ने उन्हें पंचायत भवन में पहुंचा दिया और फिर गौतम और कार्तिक से बोला, बच्चों, क्या तुम तैयार हो? जवाब में उन दोनों ने भी हाँ कहा। तब चेतन दोबारा बोला, कार्तिक, गौतम, ध्यान से सुनो। जैसे ये क्रिया शुरू होगी, खूनी वधू अपने आप यहाँ आएगी। हो सकता है वो अजयराज भी साथ हो। कार्तिक, तुम्हें उसे रोकते हुए लतिका का भी ध्यान रखना होगा, और गौतम तुम्हें शालिनी का। यह सुनकर लतिका ने चेतन से कहा, आप लोग क्रिया शुरू कीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें मार्तंड जी और पारस जी दोनों थे। पारस जी मार्तंड जी को क्रियास्थल तक लाते हुए बोले, चेतन, हमें आने में कहीं देर तो नहीं हुई? ये सुनकर चेतन ने जवाब दिया, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बस हम शुरू कर ही रहे थे। तब पारस जी बोले, तो चलो शुरू करते हैं। इतना कहते हुए वो लोग अग्निवेदी के सामने जा बैठे।
और क्रिया शुरू हो गई। चारों बड़े अग्निवेदी के इर्द गिर्द बैठकर मंत्रोच्चार करने लगे। वहीं गौतम, शालिनी और कार्तिक, लतिका अग्निवेदी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। देखते ही देखते उच्चारण की गति तेज होने लगी। तभी अचानक किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी, जो घनघोर अंधेरे में पंचायत भवन की ओर दौड़ा चला आ रहा था। जैसे ही कार्तिक और लतिका की नजर उन पर पड़ी तो लतिका आते हुए उन लोगों को देखकर बोली, अरे मामी जी, आपको तो घर पर रहने को कहा था, फिर आप यहाँ इतने अंधेरे में आप यहाँ कैसे पहुंची? ये सुनकर गोमती जी कोई जवाब देती, उससे पहले ही अंधेरे को चीर कर आती एक आवाज सुनाई पड़ी, ये मेरे साथ यहाँ आई है। ये आवाज सुनकर जैसे ही सबने उस अंधेरे की ओर देखा तो इशिता उस अंधेरी जगह से बाहर आ रही थी। तब कार्तिक इशिता पर भड़कते हुए बोला, इशिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शायद, तुम खुद भी खतरे में पड़ोगी और हमारे लोगों को भी मुसीबत में डालोगी। इतना सुनना ही था कि इशिता अजीब सी आवाज में बोली, यही तो मैं चाहती हूँ। इतना कहते हुए वो इशिता से खूनी वधू के रूप में आने लगी, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि खूनी वधू ने किसका शरीर लिया है। तभी एक आवाज और सुनाई पड़ी, जो कि किसी के हंसने की थी। यह आवाज थी अजय राज की। उसे देखते ही सभी लोग चौकन्ने हो गए। एकाएक लतिका जोर से चिल्लाई, मामी जी, दूर हटो वहां से। जैसे गोमती जी ने सुना, वो घबराते हुए उल्टे कदमों से पीछे हटने लगी। तभी अचानक खूनी वधू ने अपना हाथ उठाया तो आसपास जल रहे सारे बल्ब जलने बुझने लगे और चारों ओर से हवा के तेज झोंके आने लगे। तब खूनी वधू जोर से चिल्लाई, बंद करो ये क्रिया, वरना फूलपुर में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा और शुरुआत होगी इस औरत से। ये सुनकर वीर सिंह एक पल के लिए रुक गया। वो घबराते हुए उठ ही रहा था कि तभी गोमती जी चिल्लाकर बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये विधि रुकनी नहीं चाहिए। ये सुनकर खूनी वधू धीरे से हंसते हुए बोली, तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसे उसने कहा, चारों ओर धूल का तूफान पड़ने लगा और रात रानी की तीखी गंध माहौल में फैलने लगी। खूनी वधू ने हवा में उठते हुए अपने दोनों हाथों में बिजली को समेटा और गोमती पर प्रहार कर दिया, जिससे गोमती दूर जा गिरी। ये देख सभी एक साथ चीख पड़े। तब खूनी वधू अजयराज से बोली, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर उस लड़की को अपने साथ ले जाओ। ये विधि किसी भी हाल में पूरी नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही अजयराज तेजी से क्रियास्थल की ओर बढ़ते हुए सभी पर हमला करने लगा। वहीं खूनी वधू भी उन सभी पर हमला करने लगी। तभी अचानक खूनी वधू ने बिजली का प्रहार शालिनी पर किया, लेकिन गौतम ने मंत्र का प्रयोग करते हुए उसे उस प्रहार से बचा लिया। तभी कार्तिक सामने आया। अब उसकी आंखों का रंग भी सफेद हो गया था। उसने भी चेतन से सीखे मंत्रों का प्रयोग किया तो अजयराज जा गिरा। तब खूनी वधू अजयराज से बोली, तुम कैसे इनका ध्यान भटकाओ, मैं उन मंत्रों को रोकती हूँ। ये कहते हुए उसने एक बार फिर अपना तेज प्रहार लतिका और गौतम पर किया, पर इस बार गौतम उसके वार को काट न सका और वो दोनों दूर जा गिरे। उधर अजयराज ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसके कारण चारों ओर धुएं का गुबार फैलने लगा। सभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अग्निवेदी की अग्नि भी बुझने लगी। तब चेतन मंत्र पढ़ते हुए उठा और एक पल को रुककर दूसरा मंत्र पढ़ा तो कुछ ही मिनटों में अजयराज के मंत्र का प्रभाव खत्म हो गया और फिर चेतन दोबारा मंत्र पढ़ने लगा। वहीं खूनी वधू चेतन और बाकी सब पर बार बार प्रहार कर रही थी, लेकिन उसके सारे प्रहार उस अग्निवेदी में जाकर समाने लगे। तब खूनी वधू को तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोली, चेतन, इस विधि को रोक दो, वरना तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। इतना कहते हुए उसने बिना समय गंवाए गौतम और शालिनी पर वार कर दिया। दोनों जमीन पर जा गिरे। तब खूनी वधू दोबारा बोली, बस एक और प्रहार और ये खत्म, इसलिए सोच लो। ये सुनते ही चेतन और बाकी सब रुक गए। उधर कार्तिक खूनी वधू को रोकने के लिए आगे आते हुए बोला, दूर हट जाओ उन दोनों से, वरना। तब खूनी वधू हंसते हुए बोली, लड़के, इन्हें बचाने से पहले एक बार अपनी पत्नी के बारे में सोच। जरा देख, कहीं वो गायब तो नहीं। ये सुनते ही उसने आसपास देखा तो वो वहां नहीं थी। तब खूनी वधू जोर से हंसते हुए बोली, किसे बचाएगा लड़के?
आखिर लतिका कहाँ चली गई? क्या चेतन और कार्तिक उसे बचा पाएंगे? क्या ये क्रिया पूरी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू का नया अध्याय, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।